आज रामविलास के लिए और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए एक खुशी का दिन है, एक गर्व का दिन है और एक लंबे समय के बाद ये खुशी पार्टी में, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली है। जिस तरीके से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये यकीनन हम सब के लिए एक गर्व का लम्हा है। हम लोग चाहते हैं और ये हम लोग की मांग भी है केंद्र सरकार से कि पद्म भूषण एक शुरुआत है। जिस तरीके से हमारे नेता ने अपने जीवन के 52 साल समर्पित किए समाज के दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग के, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, ऐसे में वो मेरे पिता हैं, सिर्फ मैं इसीलिए ही नहीं कह रहा हूं, पर ऐसे में मुझे लगता है वो पूरी तरीके से हकदार हैं कि उनको आने वाले समय में भारत रत्न हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया जाए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केंद्र सरकार से करती है और जैसा मैंने कहा कि वो पूरी तरीके से हकदार हैं इस सम्मान के लिए। मैं सुपुत्र हूं, कई बार इस बात को कहा जा सकता है कि मैं व्यक्तिगत भावनाओं में बहकर शायद इन बातों को मैं कह रहा हूं, पर हकीकत है कि जिस व्यक्ति ने 5 दशक से ज्यादा अपना जीवन समर्पित किया समाज के वंचित गरीब वर्ग के लोगों के लिए, समाज में विकास के लिए, जिस व्यक्ति ने 6 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया, जिस विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली उस विभाग को उन्होंने आगे बढ़ाने का, समाज के गरीब वर्ग के लोगों के साथ उसको जोड़ने का उन्होंने काम किया। आज जिस टेक्नोलॉजी को हम सब बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सबके हाथों में मुझे दिख रहा है मोबाइल कैमरा, जब हमारे नेता दूरसंचार मंत्री थे, मुझे याद है उस वक्त उनका एक बयान भी आया था जिसकी विपक्ष ने काफी आलोचना की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब हर गरीब व्यक्ति के हाथ में, हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन हो। मैं चाहता हूं कि बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिके। उस वक्त उनकी खूब आलोचना की गई थी क्योंकि वो दौर ऐसा था जब आप इनकमिंग कॉल भी करते थे तो उस वक्त भी 30 रुपया 32 रुपया आपको देना पड़ता था। पर उसके बावजूद आज उन्होंने अपने उस सपने को हकीकत करके दिखाया। जिस विभाग में गए, रेलवे में आप आज भी जाएंगे, कितने ऐसे अधिकारी हैं, कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जो बोलते हैं कि भैया उस वक्त हमको रेलवे में नौकरी दी गई थी। उस वक्त एक हस्ताक्षर से उन्होंने 57,000 वैकेंसीज उन्होंने क्रिएट की थी और नए भर्तियां उन्होंने की थी रेलवे में। जिस विभाग में गए और तो और अंत तक मतलब अपनी अंतिम सांस तक हम लोग, मैं उनका पुत्र हूं, इस नाते मैं बखूबी इस बात को मैं जानता हूं कि आखिर में जब उनकी तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब था, हम लोग चाहते थे कि वो अस्पताल जाएं, पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य के साथ भी उन्होंने समझौता किया। मुझे याद है जिस दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही थी, उस वक्त मैंने उन्हें कहा था कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, लॉकडाउन का समय था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे ऊपर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी है राशन को घर घर तक पहुंचाने की। आप उस वक्त की अगर आप उनके ट्विटर देखें, उस वक्त आप देखेंगे, मैं 2020 की मैं बात कर रहा हूं और लगभग जून जुलाई अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूं, और वही समय था जब उनकी तबीयत खराब हुई और अगस्त में हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पर जून जुलाई में अगर आप देखेंगे, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, रेल मार्ग के माध्यम से हो, हवाई जहाज के माध्यम से हो, जितने भी लक्षद्वीप जैसे जितने द्वीप हैं वहां पर पानी वाले जहाज के माध्यम से, पहाड़ी इलाकों में घोड़े के माध्यम से, जैसे संभव पड़ा उन्होंने राशन को पहुंचवाने का उन्होंने काम किया। उनके दिमाग में दिन रात सिर्फ एक बात होती थी कि भैया लॉकडाउन में जब लोगों के पास पैसे कमाने की संकट है, जब लोगों के पास आर्थिक संकट है, ऐसे में कोई कैसे कहीं जाकर राशन लेगा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, व्यक्तिगत तौर पर वो इसको अपनी जिम्मेदारी मानते थे कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं घर घर तक उस गरीब आदमी के यहाँ मैं ये राशन पहुंचवाऊं। मुझे खुशी है, मुझे गर्व होता है आज की तारीख में कि भैया ये राशन घर तक पहुंचाना लॉकडाउन के वक्त प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो 81 करोड़ लोगों के पास मुफ्त में जो ये राशन पहुंचा, ये सोच हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी। हमारे नेता उस वक्त, क्योंकि इसी विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होती थी कि भैया जो लोग
किसी भी योजना से जुड़े हुए नहीं है, फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए नहीं है या कोई कार्ड धारक नहीं है, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के घर पे राशन कैसे पहुंचेगा। उस वक्त उन्होंने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर वो इस योजना को लेकर आए, इस योजना को लेकर आए जिसमें 81 करोड़ परिवार, 81 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त में राशन पहुंचाने का कार्य किया जाए। पर आज जब हमारे नेता नहीं है, मुझे इस बात का दुख होता है। लॉकडाउन के वक्त इसकी घोषणा की गई थी कि भैया ये छठ तक, दिवाली तक इस योजना को बढ़ाया जाएगा, पर अब वो भी समय सीमा समाप्ति की कगार पर है। लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग चाहते हैं, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि अब, क्योंकि अभी भी हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोरोना में जिन लोगों ने आर्थिक संकट को झेला, आज की तारीख में परिस्थितियां बेहतर हो गई हैं या सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। तो ऐसे में अभी भी कुछ और समय तक उन गरीब परिवारों को, उन लोगों को ये राहत मिलती रहे, ये सहायता मिलती रहे, ये जरूरी है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने आग्रह किया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह किया गया है कि ये जो योजना चल रही थी, जिसके माध्यम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, बिहार प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी आबादी इस योजना के लाभ से जुड़ी हुई है। मुझे याद है उस वक्त भी इस बात को लेकर विवाद भी उठा था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिसकी सूची राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी। हमारे नेता जो कि उस वक्त इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने राज्य सरकार से निरंतर संवाद साध कर, विवाद भी हुआ था, लगभग 15 लाख नए नाम जुड़ने थे जो कि राज्य सरकार ने उस वक्त भी नाम नहीं दिए थे। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 15 लाख लोगों के नाम जोड़े जाने थे, उस वक्त भी वो नाम नहीं दिए गए थे। बाद में जब केंद्र सरकार द्वारा, हमारे मंत्री के द्वारा जब निरंतर संवाद साधा गया तो उस वक्त ये नाम दिए गए। तो एक बड़ी आबादी बिहार में है जो कि इस योजना का लाभ ले रही है और उन लाभार्थियों को ये लाभ आने वाले समय में और मिलने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि परिस्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, अभी भी आर्थिक संकट कई लोग हैं जो झेल रहे हैं। कई प्रदेशों में कोरोना के अभी भी गाइडलाइंस की वजह से जो कार्य वो कर रहे थे, उस कार्य को सामान्य तौर पर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इस योजना को अभी और एक्सटेंड करने की जरूरत है और यही पत्र के माध्यम से मैं अभी थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पत्र को साझा करूंगा। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है या वो फैसला लेने के क्रम में है या उन्होंने इस सुझाव को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी बिहार की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो लाभार्थी हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो इस योजना का लाभ आज की तारीख में उठा रहे हैं, इस योजना को कम से कम अगले 6 महीने तक के लिए और एक्सटेंड किया जाए, ये हम लोग की मांग है। और इस मांग को हम लोग राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष विधिवत तौर पर इस पत्र के माध्यम से भी हम लोग रखेंगे कि वो केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय साधें, एक संवाद साधें और उनके साथ वार्तालाप कर इस योजना को कैसे अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सके, उस पर निर्णय लें। ये रहा एक विषय। जैसा मैंने कहा कि हमारे नेता ने विभिन्न, और जब मैं उनको क्यों भारत रत्न मिलना चाहिए, उस बात को जब मैं बता रहा था तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने किस तरीके से हमेशा गरीबों, वंचित समाज के, गरीब वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। इसी में उनकी चिंता थी कि भैया किस तरीके से हम लोग बिहार को आगे लेकर चलें। और उस वक्त हमारे नेता एकमात्र, मुझे लगता है, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर बिहार के प्रदेश के हित में जो सही फैसले हैं वो उन्होंने लिया, उन फैसलों का उन्होंने समर्थन किया। और उसी में से एक फैसला था शराबबंदी का भी। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कानून लेकर आए, शराबबंदी का कानून। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में मतलब हम लोग एनडीए में थे। उस वक्त महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में सरकार मिलकर ये लोग चला रहे थे। और उस वक्त 2016 में शराबबंदी कानून को ये लेकर आए और हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये जनहित में वाला ये कानून था। इससे न सिर्फ महिलाओं को बल्कि वो परिवार जो कहीं ना कहीं नशे की वजह से जो परिवार समाप्त हो रहे थे या जहां जिन परिवार में पारिवारिक
द्वेष देखने को मिल रहे थे, पारिवारिक हिंसा देखने को मिल रही थी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था नशे की वजह से, ये कहीं ना कहीं ये कानून उसके ऊपर रोक लगाता, उसके ऊपर अंकुश लगाता। इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। आज की भी तारीख में पूरी तरीके से हम लोग शराबबंदी के इस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके शासन प्रशासन तंत्र की ही है। पर हकीकत है कि 2016 से लेकर अभी तक 5 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी इस कानून को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका परिणाम देखने को मिलता है कि आए दिन अवैध शराब की बरामदगी यहां पर होती है। कभी आपको एम्बुलेंस में आपको शराब पकड़ी मिलेगी, कभी आपको पुलिस की गाड़ियों में शराब की बरामदगी मिलेगी, कभी आपको स्कूल के बस्तों में आपको शराब बरामद होती हुई मिलेगी। और तो और अब ये जहरीली शराब बनाने का एक ये चलन शुरू हो गया। अब उसका उत्पादन यहां पर तस्कर कर रहे हैं या बाहर से उसको लाया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। पर ये बड़ी संख्या में ये चीज जहरीली शराब बनने और मिलने लगी है हमारे प्रदेश में, जिसकी वजह से आए दिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। कल हम लोग गए थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं खुद और हमारे साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों में हम लोग गए थे। खासतौर पे 3 जिले, गोपालगंज, बेतिया और आपका मुजफ्फरपुर, तीनों जिलों में जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। कई ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। एक इसका तुरंत साइड इफेक्ट, एक इसका एक फॉर्मेट सेट होता जा रहा है कि भैया आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद आपको एक बेचैनी होती है और उसके बाद आप बचते हैं नहीं बचते हैं, ये आगे भगवान के ऊपर है। पर ये एक फॉर्मेट तय होता जा रहा है। तो कितने ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी गई हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। जिन परिवार में दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। पर दुख इस बात का है कि जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि भैया क्या कारण है कि ये जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और ये भाई वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर निधन हुआ है। पर रोज बिहार के किसी ना किसी गांव में ऐसी मृत्यु हो रही है जो सुर्खियां नहीं बनती, खबरें नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का निधन हुआ या 2 व्यक्ति का निधन हुआ, वो मीडिया में उस तरीके से उठता नहीं है। पर आए दिन इस तरीके का निधन हो रहा है, इस तरीके की मृत्यु हो रही है। ये जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने का समय। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। तो आपको एक्शन की जड़ पर जाने की जरूरत है, रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया अगर वो शराब मिलती ही नहीं तो दोषी पीता कैसे, या वो व्यक्ति पीता ही कैसे। आप जिसको दोषी बोल रहे हैं कि भैया दोष पीने वाले का है, वो पी इसीलिए रहा है क्योंकि शराब मिल रही है, जबकि आपका कानून कहता है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए। तो शराब मिल कैसे रही है, आप इसका जवाब दीजिए ना। उसका जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें उनके अधिकारी साथ में इसके सम्मिलित है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2-4 अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, या अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी जानकारी को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। आखिरी बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मिले थे? और मैं किसी भी पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं, भले किसी अपराधी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी हो, अपहरण की वजह से उसकी हत्या हो गई हो, लूटमार में उसकी जान चली गई हो, या कोई वैसे ही प्रताड़ित हुआ हो, कहीं पुलिस प्रशासन में किसी के ऊपर कोई दुष्कर्म किया गया हो उस वजह से हो, या किसी महिला के ऊपर कोई दुष्कर्म किया हो। अभी जहानाबाद में एक घटना घटी, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। रोसड़ा में एक घटना घटी, पुलिस की कैद में एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया। तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं। बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब तक आप घटना स्तर पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। आप सोचें कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं मिलेंगी,
सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि ये गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में, दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए, कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस में, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है, एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते? क्या क्यों नहीं जानते? भाई आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, आपके शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। संभव नहीं है कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं हो। अब या तो उनका संरक्षण प्राप्त है, आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, और मैं इस बात को डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, आप इसको सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से ये। भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहां पर पकड़ी जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। आज जब आपके सहयोगी जब आपके ऊपर दबाव डालने पर आए, उनको भी बोलना पड़ा ना, भाजपा के लोगों को भी, कि भैया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे। कहां करेंगे? एक अनन्य मार्ग पर बंद कमरे में अपने हवा महल में बैठकर समीक्षा करेंगे? ऐसे समीक्षा होती है क्या? आपके अधिकारी आपको बता देंगे कि नहीं ये बिहारी दोषी था, ये बिहारी दोषी था, आप तुरंत 4 जो बिहारी जीवित बचे हैं उनको आप पकड़कर आप जेल में डाल देंगे क्योंकि ये लोग दोषी हैं। आप उल्टा बिहारियों के ऊपर, अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि जो अधिकारी दोषी है उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी हद आप देख लीजिए। कल जब मैं गोपालगंज गया, वहां की तस्वीरें, जो मीडिया के साथी मेरे साथ थे उन लोगों ने जरूर इन तस्वीरों को कैद किया होगा। जो पीड़ित परिवार है जिसके यहाँ मृत्यु हुई है, उनकी बेवा को, उनकी विधवा को, उन महिलाओं को, घर की बूढ़ी औरतों को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल के उस घर को सील करके रखा हुआ है, घर पे ताला लगाकर घर को सील करके रखा हुआ है। ठंड का मौसम है, ऐसे में वो घर की महिलाएं, बूढ़ी बुजुर्ग, वो घर के बाहर रात गुजारने को मजबूर है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप जाइएगा भाई, मुख्यमंत्री ये दृश्य देखेंगे तब उनका हृदय पिघलेगा, अगर वो इंसान होंगे तो। अगर उनमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, भाई कोई आम मानव के लिए संभव नहीं है उस दृश्य को देखकर आप विचलित ना हो, आप पिघले नहीं। कल मैं उन दृश्यों को देखकर आया हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं जिनके पिता का निधन हो गया। इस जहरीली शराब में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश, एक आयु भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप ये 25 से लेकर 50-55 के बीच का ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून के रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? एक आम गरीब के ऊपर कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, पर अपने ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो आप लाख तरीके के आपके पास विकल्प निकल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए। क्यों नहीं आप किसी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करते? आप 10 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तुरंत देखिए किस तरीके से अगले दिन से इन तमाम चीजों पर रोकथाम शुरू होती है। पर मैं बोल रहा हूं, जो बात मैंने कहा कि भैया मैं आरोप लगा रहा हूं, सीधा आरोप, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है इन तस्करों को, शराब, जहरीली शराब बनाने वालों को, अवैध शराब को यहां पर लाने वालों को, इनका संरक्षण प्राप्त है। पैरेलल इकोनॉमी इन्होंने बिहार में खड़ी कर दी है शराबबंदी के नाम पर। और आज ये बोलते हैं कि भैया हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, बंद कमरे में रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो जितने लोग बचे हैं उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे ये लोग और उनको प्रताड़ित करेंगे। कितने लोगों को इस कानून के तहत आप जेल में आप डाल रहे हैं, निर्दोष लोगों को, जबकि हकीकत है कि आपको जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि भैया इस समीक्षा से पहले जाइए, मिलिए पीड़ित परिवारों से और उनकी सहायता कीजिए। भाई वो भी बिहारी हैं, वो लोग कोई आतंकी नहीं है, वो लोग कोई
आपकी तरह आप जिस तरीके से सात निश्चय में आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग वो नहीं है। वो लोग कोई मजदूर है भैया, कोई गरीब परिवार से है, कोई शिक्षक है, कोई मजदूरी कर रहा है, इस परिवार से आने वाले लोग हैं। और आप उनके ऊपर उनकी मदद करना तो दूर, आज आप उनको उल्टा प्रताड़ित कर रहे हैं। तभी लिखित रूप में भी ये एक और पत्र है जो मैं साझा करूंगा थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम लोगों ने मांग की है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और वो इसलिए क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि परिवार का एक कमाऊ सदस्य गया भैया, वो परिवार सड़क पर है। हम लोग की अपनी व्यक्तिगत सीमाएं हैं। कल मैं जहां जहां पे भी गया, एक परिवार था क्या कहते हैं यहाँ पे बेतिया में एक परिवार था जहां पे 2 बच्चों की शादी होनी थी और अभी होनी थी शादी। एक ऐसा ही परिवार मुझे मुजफ्फरपुर में भी मिला। इन तीनों बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी मैं लेकर आया हूं। उन तीनों की शादी मैं करवाऊंगा, जो खर्चा होगा वो मैं करूंगा। पर भाई मेरी भी सीमाएं हैं। जो बच्चे वहां पर मुझे दिखे, किसी का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है, ये करवाना है, वो सब मैं करवा सकता हूं या मैं करवाने का प्रयास करूंगा। पर मेरी अपनी सीमाएं हैं। यहां पर व्यापक तौर पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार ही ले सकती है, जो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं भाई, छोटे छोटे उन 4 साल 5 साल 3 साल के बच्चों का क्या कसूर है भैया? क्या आप उनको मरने के लिए आप ठंड में आप बाहर छोड़ दें उनके घर पे ताला लगाकर? उनका क्या कसूर है भाई? उनकी जिम्मेदारी तो आप कम से कम लीजिए ना। यही तो बिहार का भविष्य है। इनको आप ऐसे अधर में छोड़ देंगे, कल को किस मानसिकता के साथ ये बड़े होंगे और क्या सोच रखेंगे अपने प्रदेश और प्रदेश के नेताओं के बारे में? तो इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और साथ ही में 25 लाख रुपए का मुआवजा दे, ताकि जो तुरंत जो एक आर्थिक संकट के दौर से परिवार गुजर रहा है उसकी थोड़ी सी मदद हो सके। और साथ ही में ये मैं मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कम से कम अपने हवा महल से निकलना शुरू करें, बाहर जाएं, पीड़ितों से मिलें, जाएं जहानाबाद जाएं, जाएं समस्तीपुर जाएं, जाएं बेतिया जाएं, मुजफ्फरपुर जाएं, जहां पर घटनाएं घट रही हैं जाएं। भाई पटना में ही इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। एक जो इंडिगो में जो एक साथी हमारे काम कर रहे थे, क्या हुआ उनका? भाई उस वक्त इतना शोर हल्ला हुआ, मीडिया में हुआ, उसके बाद कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन 4 दिन जब ये सुर्खियां चलती हैं, हाँ हम जांच करेंगे, उसके बाद तमाम चीजों के ऊपर लीतापोती हो जाती है। और इसीलिए बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता है। बिहार प्रदेश में, ये मेरी नहीं, ये सरकार की रिपोर्ट है, कन्विक्शन रेट आप देख लीजिएगा महज 7% है, जबकि भारत के दूसरे राज्य केरला जैसे राज्यों में तो 89-90% है। 89-90% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 अपराध हुए तो उसमें से 90 लोगों को आपने दोषियों को आपने चिन्हित किया और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बिहार में महज 7% है। मतलब अगर 100 अपराध हुए तो महज 7 लोगों को उसमें सजा मिलेगी तो मिलेगी, वो भी भगवान जाने। इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, अपने हवा महल से बाहर निकलिए, जनता के बीच जाइए। यही अगर चुनाव होता तो भैया पूरा मंत्रिमंडल इनका कैंप कर रहा होता। अभी मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, गोपालगंज में पूरा मंत्रिमंडल इनका कैंप कर रहा होता अगर चुनाव होता। पर क्योंकि चुनाव नहीं है तो ना मुख्यमंत्री जी ने जाना जरूरी समझा, ना इनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने जाना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है, अब इनको वोट की अभी जरूरत नहीं है। पर अगर यही वोट होता तो पूरी सरकार का कोई एक नुमाइंदा मुझे बताइए जो वहां पे गया। लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री नहीं तो किसी को भेज दें। कोई नहीं गया वहां पे सरकार की तरफ से, और सरकारी मदद तो पहुंचना दूर की बात है। इसीलिए अंत में यह आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता बहुत लंबे समय तक आपको मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी, पर जब तक भी आप मुख्यमंत्री हैं तब तक जनता के बीच जाइए। कम से कम ये राशन को 6 महीने तक के लिए बढ़वाने का आप प्रयास करें, कार्य करें और सुनिश्चित करें कि गरीबों को 6 महीने तक और ये राशन मिले, जो लाभार्थी हैं उनको ये मिले। और साथ ही में जहरीली शराब से जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उसमें 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दें और जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना शुरू करें। तभी अपराधियों में भी भय आएगा, अपराध में भी तभी आप अंकुश लगा पाएंगे जब आप खुद जमीन पर दिखेंगे अपने हवा महल से बाहर। अब इसके अलावा आप लोग के कोई सवाल हो तो भाई पुनर्विचार की मैं बात नहीं करूंगा, समीक्षा जरूर मैं बात करूंगा।
पुनर्विचार का तात्पर्य अगर ये हो कि भैया ये कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इस कानून का समर्थन करती है कि शराबबंदी कानून होना चाहिए। और खास तौर पर बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है, यहां पर जागरूकता नहीं है, लोग अच्छे भले बुरे की परख नहीं कर पाते हैं कि भैया नशे से क्या लाभ है, क्या नुकसान आपको हो रहा है, परिवार कैसे इससे बिखरता है, या यंग पीढ़ी जो नई जनरेशन है वो इसके दुष्प्रभाव या इसके झांसे में आकर किस तरीके से अपने भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इन तमाम कारणों से जरूरी है कि सख्ती से, कहने के लिए नहीं, कागजों पर नहीं, सख्ती से शराबबंदी कानून लागू हो, इस बात के हम लोग पक्षधर हैं। और जो ये समीक्षा की बात कर रहे हैं कि भैया ये धरातल पर उतरा कि नहीं उतरा, ये एक बंद कमरे में रहकर समीक्षा नहीं होगी, मुख्यमंत्री ऑन ग्राउंड जाकर इसकी समीक्षा करें। भाई देखिए, जब तक बिहार में अगले चुनाव की घोषणा नहीं होती, और मैं अगले चुनाव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूं कि संभावना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। उसका भी अगर आप कारण चाहेंगे तो मैं आपको उसका भी कारण बता दूंगा कि क्यों मध्यावधि चुनाव होंगे। बट बहरहाल अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव होते हैं या अगर सही समय पर भी चुनाव होते हैं, उसमें जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक लोक जनशक्ति पार्टी अकेले जिस तरीके से हम लोग अपने संगठन के विस्तार में अपने संगठन को मजबूत करने के कार्य पर लगे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग कार्य पर हम लोग लगे रहेंगे। अभी तमाम हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का दौरा विभिन्न जिलों में लगेगा, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ संगठन को मद्देनजर रखते हुए। मेरी अभी कुछ यात्राएं बाकी हैं, आशीर्वाद यात्रा के कुछ जिले छूटे हुए, उसको पूरा करने के बाद हम लोग पद यात्रा पर हम लोग निकलेंगे। उसके बाद रात्रि प्रवास का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। बिहार के लगभग 250-300 गांव हम लोग ऐसे चिन्हित करेंगे जहां पर जाकर रात्रि प्रवास हम लोग का वहीं पर होगा, वहीं पर हम लोग रुकेंगे, वहीं पर रहना, खाना, सोना, उठना, वहीं पे ग्रामीणों से बातचीत करना, ताकि सही में समझ में आए कि भैया ग्रामीण, देखिए बिहार गांव में बसता है, तो जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे आपको समस्या नहीं समझ में आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं भैया हमने नली गली बना दी, नल जल बना दिया। जब आप गांव में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नली गली के नाम पर कितना बड़ा छल हुआ है आपके साथ, नल जल योजना के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये गांव में जाकर समझ में आता है। तो खैर हम लोग का कार्यक्रम में उसके बाद ये भी है कि रात्रि प्रवास हम लोग विभिन्न गांव में करेंगे। तो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, हाँ इस बात को जरूर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगला जो भी चुनाव होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको गठबंधन के तहत उस चुनाव को लड़ेगी। पिछले जो 2 उपचुनाव हुए 2020 की ही तर्ज पर हम लोगों ने वो दोनों उपचुनाव अकेले लड़े। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान की जनता का, तारापुर की जनता का, कि महज 10 दिन पुरानी पार्टी जिसका सिंबल नया, जिसका नाम नया, उसको आपने तीसरे नंबर की शक्ति के तौर पर आपने उसको मान्यता दी। एक राष्ट्रीय पार्टी से ज्यादा मत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता का। पर हाँ, अगले जो भी चुनाव होंगे वो गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। अब वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, ये समय आने पर ही, और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछे कि किसके साथ मैं जाऊंगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि चुनाव से ठीक पहले ही अलायंसेस अनाउंस किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।